हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में सुपर शॉर्ट सीरीज का अगला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज क्लासिकल मॉडल एंड केन्जियन मॉडल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपको नेट के एग्जाम में, नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम सारा कुछ समझेंगे, क्लासिकल, केन्जियन, इसके अलावा न्यू क्लासिकल्स एंड न्यू केन्जियंस के बारे में भी हम चीजें समझेंगे। ठीक है, नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं टेलीग्राम चैनल की, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको वहां से मिलेंगे। और अदर थिंग इज, पूरा कोर्स लेने के लिए आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेटेस्ट अभी 20% ऑफ भी चल रहा है। सिमर 10 मेरा कोड है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मेरी बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे सेशन। देखिए, क्लासिकल मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले इसकी असम्पशंस पढ़ते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो है इन दोनों मॉडल्स में असम्पशंस ही हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले जो क्लासिकल्स है ना, ये हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर बिलीव करते हैं। ये कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है। हर एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट फुल्ली होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाए। ठीक है, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाए। वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट में हम कभी भी वो लोग कंसीडर नहीं करते जो काम करना ही नहीं, जैसे जो बच्चे हैं या जो हाउस मेकर्स होते हैं या जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते। वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर रहे। उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट के घेरे में कभी ऐड नहीं करते, उनको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे मतलब है वो लोग जो काम करना चाहते हैं वो सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, सो रिसोर्सेज पूरी तरह से एम्प्लॉयड है। सो इसके अलावा दूसरा यहाँ पे रहता है सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी कि इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, ना ही ओवर प्रोडक्शन है ना ही अंडर प्रोडक्शन। पूरी तरह से मतलब रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है। तीसरी चीज जो क्लासिकल्स कहते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, इनके लेजिस्फेयर पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी में नहीं है। इकोनॉमी में जो मार्केट फोर्सेज है डिमांड एंड सप्लाई की, वो सारी एडजस्टमेंट्स खुद ब खुद कर लेती हैं। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट है यहाँ पे मनी इज न्यूट्रल। मनी इज न्यूट्रल का मतलब है कि मनी का काम सिर्फ यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की असम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम क्लासिकल डिकोटमी बोलते हैं। अभी इस असम्पशन को मैं आगे जाके आपको और भी एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी एंड क्लासिकल डिकोटमी होता क्या है। ठीक है, फिर कंपटीशन परफेक्ट है। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। नो मनी एलूजन, वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन, नो मनी एलूजन। यहाँ पे वर्कर्स को किसी भी तरह की एलूजन नहीं है। एलूजन नहीं है का मतलब ये है कि वर्कर्स जो है वो डिटर्मिनेट कर सकते हैं, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्राइस लेवल्स। उनको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में सरकार प्राइजेस को बढ़ाने वाली है, यानी कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी को इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लासिकल्स कहते हैं कि लोगों को कोई भ्रम नहीं होता। ठीक है, सरकार लोगों को किसी भ्रम में नहीं रख सकती। वर्कर्स जो है वो इजीली गवर्नमेंट की पॉलिसी को यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। समझे? फिर उसके बाद दो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, रियल एंड मॉनेटरी। इसी से बनती है क्लासिकल डिकोटमी, जो मैंने जिसकी बात की मैं आपको आगे जाके समझाती हूँ। फिर उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्लासिकल्स कहते हैं कि सेविंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग्स भी बढ़ेंगी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। ठीक है, समझे? सो वो कहता है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इसकी हम डायग्राम भी देखेंगे। फिर उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है वो किसका फंक्शन है? डब्ल्यू ओवर पी। डब्ल्यू ओवर पी का मतलब है यहाँ पे रियल वेज। रियल वेज का मतलब होता है नॉमिनल वेज ओवर प्राइस लेवल। ठीक है, रियल वेज इज इक्वल टू नॉमिनल वेज ओवर प्राइस लेवल। तो वो कहता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है वो रियल वेजेस का फंक्शन है। फिर प्राइजेस एंड वेजेस पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं, चेंजेस हो सकते हैं प्राइजेस में भी एंड वेजेस में भी। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ लेबर, ये हमने पढ़ ही लिया कि डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर रियल वेज का फंक्शन है, दैट इज सफिशिएंट। लॉन्ग रन एनालिसिस, क्लासिकल्स जो है ये लॉन्ग रन की बात करते हैं हमेशा। ठीक है, लंबे समय की बात करते हैं।
ये देखिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पहले थोड़ी डायग्राम सी देखिए। अब ये देखिए, क्लासिकल्स कहते हैं कि आउटपुट जो है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है नंबर ऑफ वर्कर्स का, मतलब जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा, बट एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद क्या स्टार्ट हो जाते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो हम सबने पढ़े हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एक लिमिट तक आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बट उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है जी। सो इसके बाद दूसरे डायग्राम की हम बात करते हैं, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने एक अजम्पशन पढ़ी थी कि वेजेस पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, वही अजम्पशन के बेस पे ये है। डिमांड फॉर लेबर कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड, सप्लाई फॉर लेबर कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्लासिकल्स क्या कहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य है कि अगर शॉर्ट रन में वेजेस बढ़ती हैं, अगर शॉर्ट रन में वेजेस बढ़ती हैं तो उससे सप्लाई फॉर लेबर ज्यादा हो जाएगा डिमांड फॉर लेबर से, यानी कि वर्कर्स की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, बट इतने लोगों की जरूरत है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं मार्केट में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वेजेस को कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि काफी सारे लोगों की भीड़ लगी पई है, लाइनें लगी पई, इतने लोग काम करना चाहते हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, सैलरीज को, वेजेस को कम कर देंगे। लॉन्ग रन में फिर हम इक्विलिब्रियम वेजेस पर हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। समझ गए बात को, ये चीज। फिर तीसरा यहाँ पे जो है ये है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के इक्विलिब्रियम की बात आती है। तो क्लासिकल्स कहते हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा लाया जाता है। शॉर्ट रन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी जाता है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से बढ़ जाएंगी। जब सेविंग से ज्यादा बढ़ेगी तो जो बैंक्स हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे, फिर से हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आ जाएंगे इन लॉन्ग रन में। कहने का मतलब है कि शॉर्ट रन में डेविएशंस पॉसिबल है, बट लॉन्ग रन में हम फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। समझ गए। फिर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, आप सबने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी की पढ़ी हुई है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं MV इज इक्वल टू PT, MV इज इक्वल टू PT, है ना, जिसमें हम कहते हैं कि अगर M बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, यानी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे प्राइस लेवल बढ़ेगा। यही चीज क्लासिकल्स ने इसमें बताया। ये जो MV कर्व है ये मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कहता है जब MV कर्व आगे जाएगा, यानी कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइस लेवल भी इकोनॉमी में बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मनी सप्लाई बढ़ने का डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पर। इंपैक्ट पड़ता है कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल भी बढ़ता है। ठीक है जी। सो अब हम चलते हैं क्लासिकल डिकोटमी। ये है क्लासिकल डिकोटमी। क्लासिकल डिकोटमी का मतलब है कि क्लासिकल्स कहते हैं कि इकोनॉमी में दो सेक्टर्स हैं यहाँ पे, एक रियल सेक्टर और एक मॉनेटरी सेक्टर, एक रियल सेक्टर और एक मॉनेटरी सेक्टर। बट वो कहते हैं कि जो ये दो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यू कैन से जो रियल वेरिएबल्स हैं वो मॉनेटरी वेरिएबल से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं इसी चैनल पर, रियल वेरिएबल्स एंड नॉमिनल वेरिएबल्स में क्या फर्क होता है या क्लासिकल डिकोटमी क्या है, वो शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। सो क्लासिकल्स कहते हैं कि जो रियल वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है नॉमिनल वेरिएबल्स से। इसका मतलब ये कि अगर नॉमिनल वेरिएबल्स में कोई चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट रियल वेरिएबल्स पर नहीं पड़ता, और इसी का मतलब न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, यानी कि मनी वेरिएबल्स में कोई भी चेंज आने से रियल वेरिएबल्स पर उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। सो अगर कोई नॉमिनल वेरिएबल में चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल पर ही पड़ेगा, रियल वेरिएबल पर नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, मनी मॉनेटरी वेरिएबल में चेंज आया तो उसका इफेक्ट प्राइजेस पर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि नॉमिनल वेरिएबल में चेंज आने से उसका इंपैक्ट सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स पर पड़ेगा। रियल वेरिएबल्स जैसे कि रियल आउटपुट, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल एम्प्लॉयमेंट, उन सभी पे कोई चेंजेस नहीं आएंगी। समझ गए। मॉनेटरी वेरिएबल्स के चेंज होने से फर्क सिर्फ नॉमिनल या मॉनेटरी सेम चीज होती है। नॉमिनल वेरिएबल्स पे फर्क पड़ने से सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स ही इफेक्ट होंगे, रियल वेरिएबल्स इफेक्ट नहीं होंगे। समझ गए बात। ये होती है क्लासिकल डिकोटमी, यानी कि मनी न्यूट्रल है। मनी न्यूट्रल है कि मनी का इफेक्ट सिर्फ मनी वाले वेरिएबल्स पर ही पड़ रहा है, नॉमिनल वेरिएबल्स पर ही पड़ रहा है, रियल वेरिएबल्स पर नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, इस जो क्लासिकल की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया केन्स ने। केन्स कहता है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल फीचर नहीं है, इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से हमेशा कम वाले लेवल पर ही हम होते हैं। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर हम नहीं पहुंच पाते। फिर उसने सेज लॉ का रिफ्यूटेशन किया।
एक्सपेक्टेशन, यानी कि जैसे सेल्स लॉ ने कहा था ना कि डिमांड और सप्लाई इक्वल रहते हैं, केन्स कहता है नहीं, सप्लाई एंड डिमांड इक्वल नहीं रहते इकोनॉमी में, सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती। फिर हमने क्लासिकल्स में पढ़ा था कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में जो इक्वालिटी आती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण आती है। ये सारे डिफरेंसेस बता रही हूँ क्लासिकल्स एंड केन्सियंस में। बट केन्स कहता है कि जो S&I में इक्वालिटी आती है वो इनकम के कारण आती है। फिर क्लासिकल्स ने कहा था मनी न्यूट्रल है, यानी कि मनी के चेंज होने से इफेक्ट सिर्फ प्राइजेस पर पड़ेगा, रियल वेरिएबल्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि केन्स कहता है कि मनी न्यूट्रल नहीं है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी निभाता है, ऐसा केन्स कहता है। फिर रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी में हमने पढ़ा था MB = PT, उस थ्योरी को भी केन्स ने रिजेक्ट किया। फिर क्लासिकल्स का सारा थ्योरी जो है वो लॉन्ग रन के बेस पर था, बट जो केन्सियंस हैं वो शॉर्ट रन को एडवोकेट करते हैं। वो केन्स कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, लंबे समय में हम सब तो मरेंगे, है ना, तो वो हर थ्योरी को शॉर्ट रन के नजरिए से देखते हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। सो केन्स की थ्योरी, वही चीज जो मैंने बताई, फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल होती है। अब याद करो हमने क्लासिकल्स में पढ़ा था नो मनी इल्यूजन, यानी कि वर्कर्स को किसी भी मनी इल्यूजन का कंसेप्ट किसने दिया है, फिशर ने दिया है। ठीक है, क्लासिकल्स में मनी इल्यूजन नहीं है, मनी इल्यूजन यानी कि पैसे के प्रति भ्रम लोगों को नहीं है। बट केन्स में, केन्स की थ्योरी में ये भ्रम होता है। भ्रम होने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो पॉलिसी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लोगों को नहीं पता चल पाता कि आने वाले टाइम में प्राइजेस बढ़ने वाले। देखिए ध्यान से एक मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे फिलिप्स कर्व वाली थ्योरी में मैंने वैसे आपको बातें कई बार ये समझाई हुई है। होता क्या है असल में, अब मान लीजिए आप एक वर्कर्स हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आने वाले, अगर आप प्रिडिक्ट कर लें कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट प्राइजेस को बढ़ाने वाली है, तो आप अपने मैनेजर्स को बोलोगे कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, बोलोगे, है ना। तो आप मैनेजर्स को बोलोगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, मैनेजर्स को आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, जिस कारण मैनेजर्स नया लेबर हायर नहीं कर पाएंगे, नया लेबर हायर नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट प्राइजेस को क्यों बढ़ाना चाहती थी, गवर्नमेंट प्राइजेस को इसलिए बढ़ाना चाहती थी कि प्राइजेस बढ़ने से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट्स मिले और वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, इसलिए गवर्नमेंट प्राइजेस को बढ़ाना चाहती थी। बट क्योंकि आपने गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, है ना, तो आपने हायर वेजेस की डिमांड कर दी, जिस कारण जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ी और वो नया लेबर हायर ही नहीं कर पाए, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अनइफेक्टिव हो गई। बात समझ गए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी ही नहीं। गवर्नमेंट ने प्राइजेस क्यों बढ़ाए थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, बट एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी ही नहीं। इस तरह, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि इस तरह से जब पॉलिसी वर्कर्स के द्वारा प्रिडिक्ट कर ली जाती है तो वो पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, बट जब पॉलिसी प्रिडिक्ट नहीं की जाती तो वो पॉलिसी इफेक्टिव रहती है। अब ध्यान से इस चीज का एक मतलब समझिए, एक मिनट, थोड़ा सा ब्लैंक पेपर है, यहाँ पे समझाती हूँ। जब मैं क्लासिकल्स की बात करूंगी या न्यू क्लासिकल्स की बात करूंगी, इसमें मनी इल्यूजन नहीं होता। मनी इल्यूजन ना होने का मतलब है कि लोगों को भ्रम नहीं है, लोग भ्रम में नहीं रह रहे, यानी कि लोग पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम न्यू क्लासिकल्स में आगे जाके रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे कि लोग जो है वो रैशनली पॉलिसीज को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये न्यू क्लासिकल्स में आएगा आगे जाके। फिर प्रिडिक्ट करने के कारण क्या होगा कि वो पॉलिसी अनइफेक्टिव हो जाएगी, पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। बट इसी तरह जब मैं केन्स की बात करूंगी तो केन्स में मनी इल्यूजन है, यानी कि लोगों को भ्रम है। लोगों के भ्रम में रहने का मतलब ये है कि लोग पॉलिसी को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। अगर लोग पॉलिसी को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे तो वो पॉलिसी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। समझ गए। तो ये न्यू क्लासिकल्स एंड न्यू केन्सियंस में आगे जाके हम इसको और अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली लॉजिक है क्लासिकल्स एंड न्यू क्लासिकल्स थॉट्स और केन्सियंस एंड न्यू केन्सियंस थॉट में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए केन्स के डॉक्ट्राइन, ये समझ में आ गया कंसेप्ट। आगे चलिए, याद करो हमने पढ़ा था कि जो क्लासिकल्स हैं उनमें डिमांड फॉर लेबर भी रियल वेज का फंक्शन है एंड सप्लाई फॉर लेबर भी रियल वेज का फंक्शन है। बट केन्स की थ्योरी में डिमांड फॉर लेबर तो रियल वेज का फंक्शन है, ठीक है, बट सप्लाई फॉर लेबर यहाँ पे रियल वेज का फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे सप्लाई फॉर लेबर नॉमिनल वेज का फंक्शन होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स है यहाँ पे प्राइस लेवल का इफेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। अभी मैंने बताया मनी इल्यूजन है, यानी कि लोग जो वर्कर्स हैं वो प्राइस लेवल का इफेक्ट पता ही नहीं कर पा रहे कि प्राइजेस बढ़ने से उनकी रियल इनकम कम हो रही है, ये एस्टिमेट कर ही नहीं पा रहे। दैट्स वाई हमने सप्लाई फॉर लेबर को यहाँ पे नॉमिनल वेजेस का फंक्शन लिया, रियल वेजेस का नहीं। इतना डिटेल में आप कहीं से नहीं पढ़ पाओगे, इतनी डिटेल में कहीं से नहीं समझ पाओगे लॉजिक्स को, ठीक है, समझ गए इस बात को। उसके बाद अब जो नहीं समझ में पॉइंट आएगा तो ध्यान से फिर से बैक करके वीडियो को सुनिएगा और दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि लोग वर्कर्स जो है यहाँ पे प्राइस लेवल को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि प्राइस लेवल का से बढ़ने से उनकी इनकम कम हो रही है ना। सो दैट्स वाई आपको पता है रियल वेजेस का मतलब ही ये है कि जब हम नॉमिनल वेजेस में प्राइजेस का इफेक्ट ले लेते हैं तो दैट्स वाई यहाँ पे सप्लाई फॉर लेबर रियल वेज का फंक्शन नहीं है, नॉमिनल वेज का फंक्शन है, क्योंकि प्राइस लेवल के इफेक्ट को ऐड नहीं कर रहे वर्कर्स। सो ये मैंने बता दिया। मनी का काम स्टोर ऑफ वैल्यू भी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ। शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्लासिकल जो सप्लाई साइड पे फोकस करते हैं, जबकि केन्जियंस जो है वो डिमांड साइड पे फोकस करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्लासिकल्स में हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइजेस एंड वेजेस पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, बट जब हम केन्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें मनी वेज रिजिडिटी की बात हुई है। यहाँ पे जो वेजेस हैं वो रिजिड रहती हैं, कठोर रहती हैं, बदलती नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड रहती हैं, समझे। अब यहाँ पे देखिए मनी वेज रिजिड रहने का क्या मतलब है, फिक्स रहने का क्या मतलब है। पहला रीजन इसका है, ये कॉजेज है सारे। पहला रीजन है मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन, लोग भ्रम में रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि प्राइजेस बढ़ने से उनकी इनकम पर इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी रियल इनकम पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए वो हाई इनकम डिमांड ही नहीं करते। अब मान लो आप एक वर्कर हो, आपको पता ही नहीं चला कि प्राइजेस बढ़े हैं, तो प्राइजेस बढ़ने से आपकी रियल इनकम कम हो रही है, पहले से आप कम खरीद पा रहे हो, आप ये इफेक्ट को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आप हायर वेजेस की डिमांड ही नहीं करोगे। तो यानी कि मनी वेज रिजिड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यू विल नॉट डिमांड हायर वेजेस, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि इन्फ्लेशन से आपकी रियल वेजेस कम हो रही हैं, आप मनी वेज हाई की डिमांड ही नहीं करोगे, जिस कारण मनी वेज फिक्स रहेगी। समझ के बात। फिर उसके बाद ये देखिए मनी इल्यूजन का मतलब है कि वर्कर्स फेल टू रियलाइज, उनको पता ही नहीं चल पाता कि जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो उससे उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, यानी कि रियल वेजेस उनकी कम हो रही है, उनको ये पता ही नहीं चल पाता। फिर इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू वेजेस फिक्स हुई होती हैं, जिसके कारण वेजेस चेंज नहीं की जा सकती, ये एक कारण है मनी वेज रिजिडिटी का। फिर मिनिमम वेज लॉज बने हुए हैं कि वर्कर्स को कम से कम इतनी वेज देनी है। एफिशिएंसी वेजेस का कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है कि वर्कर्स को एक एफिशिएंसी लेवल की वेजेस दी जाती है ताकि उनकी काम की गुणवत्ता बनी रहे। इससे कम वेजेस अगर वो वर्कर्स को देंगे तो वर्कर्स की काम की गुणवत्ता में कमी आने लगेगी। तो वर्कर्स की काम की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उनको एक पर्टिकुलर लेवल की एफिशिएंसी वेजेस यहाँ पे देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए केन्स कहता है कि इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, हमने पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती है गवर्नमेंट प्राइस लेवल में चेंज करके, बट मनी वेजेस में चेंजेस नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। मनी यहाँ पे क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाएगी प्राइस लेवल को चेंज करने के लिए, बट मनी वेज रिजिड रहती है, और मनी वेज रिजिड रहने के ये कारण उसने बताए। बट आगे जाके हम न्यू केन्जियंस जब पढ़ेंगे ना, उसमें प्राइस के भी रिजिड रहने की बात होगी, उसमें प्राइजेस भी रिजिड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो फिर उसने बोल दिया ना कि चलो प्राइजेस में चेंज हो सकता है, न्यू केन्जियंस में प्राइजेस भी रिजिड रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये हम 1 मिनट पढ़ते हैं, इस पर मैं थोड़ा बाद में आती हूँ, पहले हम थोड़ा न्यू क्लासिकल देन न्यू केन्जियंस की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका न्यू केन्जियंस। अब न्यू केन, जैसे मैंने अभी बताया था कि न्यू केन्जियंस में वो प्राइस भी रिजिड, वेज भी रिजिड होती है और प्राइस भी रिजिड होता है, इनके दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं। अब इस प्राइस रिजिड रहने के पीछे के कारण क्या है? वो जो पहले कारण बताए थे वो वेज रिजिड रहने के कारण थे, ये जो कारण है ये प्राइस रिजिड रहने के कारण है। पहला कारण मेन्यू कॉस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर इस पे आता है। सो मेन्यू कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मेन्यूज के चेंज होने पर, प्राइस लिस्ट को एंटर करने पर जो कॉस्ट लगती है। अगर एक रेस्टोरेंट वाले अपने मेन्यूज को दोबारा, अपने प्राइजेस को चेंज करते हैं तो उनको नए मेन्यूज छपवाने पड़ेंगे और उस नए मेन्यू पर उनकी नई कॉस्ट लगेगी। उस कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए वो प्राइजेस को चेंज ही नहीं करते।
समझे बात। सो दिस बिकॉज इस मेन्यू कॉस्ट को अवॉइड करने के लिए वो कहता है कि फर्म जो है अपने प्राइजेस को कांस्टेंट ही रख लेते हैं। फिर प्राइस वार्स छिड़ जाएंगे, एक अपने प्राइस को कम करेगा, दूसरा उससे कम कर लेगा। हमने ओलिगोपोली के मॉडल्स पढ़े हैं, है ना। उससे बचने के लिए फर्म्स अपने प्राइस को सेम रखते हैं। फिर तीसरा है कोऑर्डिनेशन फेलियर्स, कि फर्म्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, ठीक है, और वो मंदी की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, एक दूसरे के एक वार छिड़ जाएगा, उससे कम प्राइस उससे कम प्राइस, कोऑर्डिनेट होगा नहीं और वो मंदी में पहुंच जाएंगे। इस कारण फर्म्स अपने प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे न्यू केन्जियंस का, मार्केट डू नॉट कंटिन्यूसली क्लियर। जब मैं क्लासिकल्स की बात करूंगी क्लासिकल्स में मार्केट कॉन्टिन्यूसली क्लियर हो जाती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है, ठीक है। मार्केट कॉन्टिन्यूसली क्लियर, डिमांड एंड सप्लाई मतलब इक्वल है, वो न्यू क्लासिकल्स में। बट न्यू केन्जियंस में मार्केट्स कॉन्टिन्यूसली क्लियर नहीं होती, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं रहते। तो ये चीज समझ आ गई। ये देखिए, ये है रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन, जॉन मुथ के द्वारा ये दी गई है थ्योरी 1961 में। इसमें क्या है, ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, इसमें लोगों को रैशनल यानी कि समझदार माना जाता है। यानी कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस में ये है कि लोग समझदारी से आने वाले कल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू क्लासिकल्स में दिया गया। न्यू क्लासिकल्स जो है ये रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हैं, समझ गए। एनी एरर्स इन फोरकास्टिंग इज रैंडम इन नेचर, मतलब थोड़े बहुत जो एरर्स हैं फोरकास्टिंग में वो टेम्परेरी होंगे, परमानेंट नहीं, ठीक है। इसी तरह जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन है ये कैगन एंड नेरलोफ के द्वारा दिया गया 1956-57 में। इसमें क्या है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्यूचर को, बट वो पास्ट के अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट करें, यानी कि जो पिछले सालों से होता आ रहा है वही आगे जाके होगा, ठीक है। उसने अपनी समझदारी नहीं लगाते, वो सिर्फ जैसे मान लो अगर पिछले साल 2% जीडीपी बढ़ेगी तो इस साल भी 2% बढ़ेगी, मतलब वो पास्ट फ्यूचर को पास्ट का ही कॉन्टिन्यूशन कंसीडर करते हैं। बट रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन में प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को भी कंसीडर किया जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सी, जैसे मान लो कि 2020 में इंडिया की जीडीपी प्रिडिक्ट करनी है। अगर मैं एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली चलूं तो मैं कहूंगी भी पिछले साल 1% बढ़ी थी, इस साल भी 1% बढ़ेगी जीडीपी, ठीक है। बट अगर मैं रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं सोचूंगी भी इस साल कोविड आया था, पिछले साल अगर 1% जीडीपी बढ़ी थी तो इस साल इतनी नहीं बढ़ेगी, हो सकता है इस साल कम हो जाए पहले से। बात समझे। सो दिस इज रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन, जिसमें मैं पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट को भी ले रही हूँ, समझ गए। तो जो न्यू क्लासिकल्स हैं इनमें पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस, ये मैंने आपको सारा समझाया है कि न्यू क्लासिकल्स में मनी इल्यूजन नहीं होती, दैट्स वाई इसमें पॉलिसी जो है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जब पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर लिया जाए तो पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस हो जाएगी, मतलब पॉलिसी जो है इफेक्टिव नहीं रहेगी रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लुकेस ने दिया है ये न्यू क्लासिकल्स, पूछा जाए न्यू क्लासिकल्स किसने दिए हैं, न्यू क्लासिकल्स लुकेस ने दिए हैं। न्यू केन्जियंस में पॉलिसी इफेक्टिव है क्योंकि मनी इल्यूजन है, लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, जब लोग प्रिडिक्ट नहीं करेंगे तो पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी, समझ गए। चलो ये हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं केन्जियंस को कुछ और डिटेल में समझते हैं, केन्जियंस के कुछ और पॉइंट समझते हैं। केन्जियंस ने यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल दिया है। इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है वो डिमांड जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि केन्स ने सप्लाई को कांस्टेंट माना है और उसने डिमांड को देखिए लिखा ना, उसने डिमांड साइड को फोकस किया। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए केन्स ने एग्रीगेट सप्लाई की बात ही नहीं की, उसने सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की को कंसीडर की, एग्रीगेट सप्लाई को उसने कांस्टेंट रख के माना, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड में उसने क्या दो चीजें आती हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड दो चीजों को मिला के बनी, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है इनकम पर एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि कंज्यूम करने की चाहत पर। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पर और दूसरा एमईसी यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर। क्लासिकल्स ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, केन्स कहता है कि इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा एमईसी पर भी डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाके मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है और लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, याद करो हमने 3 वो पढ़े हैं ना,
ट्रांजैक्शनरी डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड, ये तो आगे की बातें हैं। चलो जस्ट इतना देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। ठीक है, कि लोग कितना पैसा जो है वो प्रेफर कर रहे हैं अपने हाथ में, लिक्विडिटी का मतलब है कि अपने हाथ में कितना पैसा प्रेफर कर रहे हैं। इसी तरह एमईसी, एमईसी यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, मुझे जो कैपिटल है मेरा उससे कितने प्रॉफिट्स की उम्मीद है, दैट इज एमईसी। एमईसी डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरे कैपिटल पे कॉस्ट कितना आया, प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, आने वाले टाइम में मुझे उससे कितने प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डॉक्ट्राइन केन्स का इफेक्टिव डिमांड का इस तरह से है। ये देखिए यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं इसलिए पढ़ाया है। एग्रीगेट डिमांड किन दो चीजों को मिला के बनती है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। एंड एग्रीगेट सप्लाई किन दो चीजों को मिला के बनती है, कंजम्पशन एंड सेविंग को। ठीक है, सेविंग डिपेंड करती है इनकम पर, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जैसे हमने पढ़ा अब तक कि केस जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, है ना। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो सप्लाई है वो ज्यादा है डिमांड से, सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ डिमांड डेफिशिएंसी, डिमांड की कमी की प्रॉब्लम जो है केन्स उसको, दैट इज द रीजन कि इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा होने के कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रहता है। यू कैन से ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, जितना सप्लाई हुआ उतना लोग डिमांड नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है कि ये देखिए केन्स कहता है, केन्स ने दी एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरह से बनाया और ये केन्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। अब देखिए इस पॉइंट पर ये जहां पे दोनों कट करते हैं ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट केन्स कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट इसके आगे है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंचने से पहले ही सप्लाई एंड डिमांड कट कर जाते हैं। ये चीज रिप्रेजेंट करती है डेफिशिएंसी इन डिमांड, यानी कि अगर डिमांड को बढ़ा दिया जाए, मान लो मैंने डिमांड को बढ़ा दिया, अगर डिमांड को बढ़ा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट पर पहुंच जाएगा। समझ गए? तो केन्स कहता है कि इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे ही इक्विलिब्रियम पर आ रहे हैं, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे ही इक्विलिब्रियम पा रहे हैं। तो अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आनी है तो डिमांड को बढ़ाया जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आने के लिए अगर मैं डिमांड को बढ़ाऊंगी तो मैं फुल एम्प्लॉयमेंट पर आ जाऊंगी। समझ गए? सो बेसिकली कहने का मतलब है कि केन्स ने ये कहा है कि इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की जड़ क्या है, डेफिशिएंसी इन डिमांड, डिमांड में कमी। अगर डिमांड को बढ़ा दिया जाए तो हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चीज यही था आपका। अच्छा, इसके बाद ना एक और चीज यहाँ पे थोड़ी सी देखना, जो आपके एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स हैं वो कैसे बनते हैं। जो आपका क्लासिकल्स हैं उनका एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है क्लासिकल्स में, बट जो केन्जियंस हैं उसके केस में आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरह से होता है, यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल फिर एक पॉइंट पर आके वो वर्टिकल, फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट पर वो वर्टिकल बन जाता है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर आने के बाद वो वर्टिकल चला जाता है। ये केन्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये क्लासिकल का। समझ गए? तो यही थे बेसिकली क्लासिकल्स एंड केन्स में डिफरेंस। होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मैंने एक छोटे से लेक्चर में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। इसमें से कोई भी चीजें अनक्लियर हैं तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अच्छा लगा सेशन तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।